नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत संविधान की अनुसूचियों की। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी हैं, कब जोड़ी गई थी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बात करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे देश के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 4 अनुसूचियाँ बाद में संविधान में संशोधन करने के बाद जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में तो 8 थी और वर्तमान में कुल कितनी है? 12 है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुसूची की। पहली अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है राज्यों के नाम और उनके न्याय क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ, कि हमारे देश में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इन सब विषयों का उल्लेख है वो संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे भारत में और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है या नए राज्य का गठन होता है या केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है या संघ शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता है, तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके न्याय क्षेत्रों को ले गए। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों का उल्लेख है। जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं संवैधानिक, उन संवैधानिक पदाधिकारों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उन वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो अनुसूची 2 में किया गया है। अब किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, उनमें एक है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालय का प्रेक्षक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सभी पदाधिकारियों के जो वेतन भत्तों का उल्लेख है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति की वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसी के साथ ही राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालय का प्रेक्षक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन भत्तों का उल्लेख है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में किन किन बातों का उल्लेख है? तो अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को उल्लेख। शपथ या जो शपथ ली जाती है या प्रतिज्ञान लिख किया जाता है, उसके जो प्रारूप का उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। तो किन किन पदाधिकारियों की शपथ और उनके प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 3 में? तो बात करते हैं संघ के मंत्री, जो सेंटर के मंत्री, केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए खड़ा होता है तो उस समय उसके जो शपथ लेता है निर्वाचन पत्र भरते समय, तो उस शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में है। संसद के सदस्य, एक तो संसद का सदस्य बनने के बाद में जो शपथ लेता है वो उस शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रण एवं महालय का प्रेक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी,
राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञान को लेकर अनुसूची 3 में है। तो हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण हिमालय का प्रेक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। अब किन किन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं किन किन की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं, 30 अनुसूची में नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उन शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया जा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। तो जो 3 पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में न होकर के अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में उल्लेखित है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है उन सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन और वहाँ पर जो नियंत्रण किया जाता है उन सब का उल्लेख अनुसूची 5 में है। हम बात करते हैं छठी अनुसूची की। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध किया गया है वो छठी अनुसूची में किया गया। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उन शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है 7वीं अनुसूची। अब कितने प्रकार की अनुसूचियाँ हैं, कुल इसमें कितने प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं? 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार की 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में 98 विषय हैं और इसका जो अंतिम बिंदु है वो 97 ही है, 97। तो पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं, हमारे को 97 विषय बताने हैं। राज्य सूची में मूल में 66 थे और वर्तमान में 59 हैं, लेकिन जो अंतिम डिजिट है वो 66 ही है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान संविधान में 52 विषय हैं। अब हम बात करेंगे संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची की। संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार का। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, जो 98 विषय हैं, उन सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो सारे विषय कौन से होते हैं? संघ सूची में होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन, जनगणना, नागरिकता, मुद्रा, RBI, डाक विस्तार, वायु, नौ परिवहन, बंदरगाह, शेयर मार्केट, खनिज प्रत्यार्पण आदि। ये इतने जो विषय हैं और भी इनमें विषय हैं, ये सारे के सारे विषय संघ सूची में आते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में उल्लेखित जितने भी विषय होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार की होती है। तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और संघ सूची पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? लोक व्यवस्था,
पुलिस, स्थानीय शासन, उद्योग, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाजार और मेले, ये सारे के सारे विषय राज्य सूची में आते। एक अमेंडमेंट हुआ था और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटाया गया था। अब कौन कौन से विषय हटाए गए थे? शिक्षा, वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण, न्यायिक प्रशासन, बाट और मापतोल, ये 5 विषय थे। ये 5 विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा दिए गए थे और समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में किस चीज़ का उल्लेख है? तो समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेखित होते हैं, समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेखित हैं, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं, उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, मतलब दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने, अगर दोनों विषयों पर कानून बनाना एक ही विषय है और अगर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था वो कानून ही मान्य होगा। अब समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, विद्युत कारखाने, कीमत नियंत्रण, समाचार पत्र, पुस्तकें, संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन, ये सारे के सारे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। अब इसमें भी एक संशोधन हुआ था और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन हुआ था और इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती में सूची में कुछ और विषय जोड़े गए थे। संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और इसी के द्वारा कुछ विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, जैसे उदाहरण के तौर पर वन है, वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण, न्यायिक प्रशासन, बाट और मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण, ये 5 विषय बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। अब एक विषय और होते हैं जिन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो ऐसे विषय जिनका उल्लेख संविधान की तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, वे अवशिष्ट विषय हैं और उन पर कानून बनाने की शक्ति वो केंद्र सरकार को। ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची में भी, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में नहीं है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं और अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर साइबर अपराध, ये एक अवशिष्ट विषय है। कैसा विषय है? अवशिष्ट विषय है। अब हम बात करते हैं कि अवशिष्ट विषय अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई। तो भारत के संविधान में कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए, किस संविधान का? कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट विषय केंद्र में नियुक्त किए गए थे। हमने कहाँ का अनुसरण किया? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट विषय भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए थे और केंद्र व लेने के बाद में अवशिष्ट विषय संघ सरकार को दिए गए थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषय राज्यों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत और कनाडा में तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास में है? राज्यों के पास में। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में कितनी? मूल में तो 14 थी और वर्तमान में 22 है। अब हम दोनों बातों का जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं मूल संविधान में थी और कौन कौन सी कब जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई थी और कब जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में कौन कौन सी थी? असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो भाषाएं थी वो तो मूल संविधान में थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये 14 भाषाओं का उल्लेख तो जो जब संविधान लागू हुआ था उसी समय ये भाषाएं थी, लेकिन बाद में जोड़ी गई भाषाएं, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, 14 और 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर
16, 17 और 18 नंबर पर जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। फिर 19, 20, 21 और 22 नंबर की 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन्हें जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। तो बाद में 21वां संविधान संशोधन किया गया था और भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 14 पहले थी और 8 बाद में जोड़ी गई। तो वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। आज हम 8 भाषाओं संविधान की 8 अनुसूचियों पर चर्चा की। आगे की चर्चा हम बाकी जो 4 अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई और उनमें किन विषयों को लेके, इन सभी पर बातें हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद, पढ़ते रहें, मस्त रहें।